हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बंगाल शायरी की शुरुआत की थी और उसमें हमने बंगाल शायरी के कलाकारों के बारे में जाना। हम ईवी हेवेल, रवींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु पढ़ चुके हैं। तब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कलाकार पढ़ेंगे जो हैं असित कुमार हलदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असित कुमार हलदर, इनका जन्म हुआ है 1890 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 1964 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1890 में और इनकी मृत्यु हुई है 1964 में। इनको किसी उपनाम से भी जाना जाता है। तो असित कुमार हलदर को कवि कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। किसके उपनाम से? कवि कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। असित कुमार हलदर का जन्म, इनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1890 को। कहाँ पर? जोरासांको कोलकाता में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ कब हुआ है? तो 10 सितंबर को हुआ है। किस सन में? 1890 में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोरासांको में हुआ है। और ये जोरासांको है कहाँ आपका? कोलकाता में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके दादा कौन थे? इनके दादा थे राखाल दास हलदर। क्या नाम है? राखाल दास हलदर। ये क्या करते थे? ये लंदन विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राचार्य थे। ठीक है, तो इनके दादा कौन थे? राखाल दास हलदर। किसके? असित कुमार हलदर के। ठीक है, ये क्या करते थे? लंदन विश्वविद्यालय में क्या थे? संस्कृत के प्राचार्य थे। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि आपसे पूछता है कि हलदर के दादा का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? राखाल दास हलदर था। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। इनके मामा कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके मामा भी थे और क्या थे? साथ साथ गुरु भी थे। ठीक है, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, क्या? कवि कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि आपसे पूछता है कि हलदर को किस उपनाम से जाना जाता है, तो कवि कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके मामा कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इनका उपनाम क्या था? कवि कलाकार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 वर्ष की आयु में 1906 ईस्वी में, कब? 15 वर्ष की आयु में 1906 ईस्वी में हलदर ने कहाँ पर? कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। यहाँ उनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। साथ ही उन्हें कौन कौन मिले थे? नंदलाल बोस मिले थे, सुरेंद्रनाथ गांगुली और शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान लोगों का साथ मिला था। ठीक है, तो कब? 1906 में। और 1906 में, ठीक, 1906 में इनकी आयु कितनी होगी? 15 वर्ष थी। ठीक है, यानी 1890 के हिसाब से। ठीक है, और हलदर ने कहाँ पर? कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। कब? 1906 में। ठीक है, यहाँ इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और इन्हें वहाँ पर और कौन कौन लोग मिले थे? तो इन्हें नंदलाल बोस मिले थे, सुरेंद्रनाथ गांगुली मिले थे और साथ साथ शारदा चरण उकील मिले थे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। असित कुमार हलदर साहित्यकार थे। पहले तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सीधे पूछता है कि ये क्या क्या थे। ठीक है, पिछली बार ईवी हेवेल से क्वेश्चन बना था 2021 वाले में कि ईवी हेवेल हैं, तो ऑप्शंस दे रखे थे। तो इसी तरह से असित कुमार हलदर से बनेगा। ठीक है, असित कुमार हलदर क्या थे? साहित्यकार थे, शिल्पकार थे, कला समालोचक थे और क्या थे? विचारक थे, कवि और चिंतक थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि असित कुमार हलदर हैं तो साहित्यकार हैं, ये शिल्पकार भी हैं, ठीक है, कला समालोचक भी हैं, विचारक भी हैं, कवि भी हैं और चिंतक भी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। असित हलदर कवि कलाकार के उपनाम से प्रसिद्ध थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनको किस उपनाम से जाना जाता है? कवि कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। असित कुमार, यहाँ पर असित होगा। ठीक है, असित कुमार हलदर ने अजंता की जोगीमारा और बाघ गुफाओं के भित्ति चित्र, अजंता जोगीमारा और बाघ गुफाओं में कौन से चित्र मिले? भित्ति चित्र मिले, यानी जो चित्र वहाँ उनकी गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं, उनकी क्या बनाई? इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है
कि असित कुमार हल्दर ने किन किन गुफाओं के चित्र बनाए, तो आप क्या बताएंगे, अजंता के बनाए, जोगी मारा के बनाए और बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। प्रथम आंग्ल महिला लेडी हैरिंगम के आमंत्रण पर प्रथम क्या सन 1910 से 11 में, ठीक, किसने, आंग्ल महिला लेडी हैरिंगम थी। ठीक है, उनके निमंत्रण पर कौन, नंदलाल बसु के साथ कौन गए, हल्दर ने भी अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की। और यह प्रतिलिपियाँ हैं कहाँ, तो यह साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। ठीक है, तो इसको तो पहले इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। जितने भी गुफाओं वाले हैं ना, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि हल्दर ने अजंता की प्रतिलिपियाँ कब बनाई। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सन 1910 से 11 के बीच, ठीक, कौन आंग्ल महिला थी, कौन, लेडी हैरिंगम थी। ठीक है, वह क्या करती हैं, नंदलाल बसु के साथ किसको, हल्दर को भी भेजती है। ठीक, किसकी, अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए। और हल्दर की बनाई हुई अजंता की प्रतिलिपियाँ कहाँ संग्रहित हैं, तो यह साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। ठीक है, कहाँ पर, साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। तो हल्दर ने अजंता की प्रतिलिपियाँ कब बनाई, तो 10 से 11 के बीच में बनाई। किसके कहने पर, आंग्ल महिला लेडी हैरिंगम के आमंत्रण पर। किसके साथ बनाई, तो नंदलाल बसु और हल्दर ने एक साथ बनाई थी। ठीक है, और कहाँ इनकी प्रतिलिपियाँ कहाँ संग्रहित है, तो यह साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किसको, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ हल्दर ने भी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि कब, 1914 ईस्वी में, जिसके भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा। यहाँ पर कौन, किसने भेजा था, लेडी हैरिंगम ने भेजा था। यहाँ भेज रहे हैं भारत सरकार का पुरातत्व विभाग भेजता है। ठीक, किसको, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ किसको, हल्दर को। ठीक, कहाँ भेजता है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। ठीक, जहाँ पर आपकी कौन सी गुफाएं हैं, जोगीमारा गुफाएं हैं। ठीक, और जोगीमारा गुफाओं की किस लिए भेजता है, प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए भेजता है। ठीक, तो इनकी प्रतिलिपियाँ कहाँ संग्रहित है, तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। ठीक, तो कब भेजे गए थे, 1914 में। किसने भेजा था, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा भेजा गया था इन्हें। ठीक, किसके साथ भेजा गया, तो समरेंद्र नाथ गुप्त और हल्दर गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, जहाँ पर आपकी जोगीमारा गुफाएँ स्थित हैं। और जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ कहाँ संग्रहित है, जो हल्दर ने बनाई है, तो वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सन 1921 ईस्वी में, कब, 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु सुरेंद्र नाथ के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। किसकी, बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। ठीक, यह कहाँ पर, ये गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। ठीक, तो अब इसको समझ लेते हैं। कब, 1921 में। ठीक है, किसके साथ, नंदलाल बसु और सुरेंद्र नाथ के साथ कौन गया होगा, हल्दर भी तो गए होंगे ना, हल्दर की बात हो रही है। तो नंदलाल बसु और सुरेंद्र नाथ के साथ हल्दर गए थे। कहाँ गए थे, बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए। ठीक, तो इनके द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ कहाँ संग्रहित है, तो ये गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। असित कुमार हल्दर 1911 से लेकर 23 ईस्वी तक कहाँ रहे थे, शांति निकेतन के प्राचार्य रहे थे। ठीक है, और 1923 में ये कहाँ चले गए थे, तो ये विशेष अध्ययन हेतु इंग्लैंड, फ्रांस और इटली गए थे। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। कब से कब तक, तो 1911 से लेकर 23 तक शांति निकेतन के प्राचार्य रहे थे। तो आपसे पूछ सकता है कि असित कुमार हल्दर शांति निकेतन के प्राचार्य कब से कब तक रहे, तो 1911 से लेकर 23 तक रहे। ठीक, और 23 में ये कहाँ चले गए, 23 में ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, फ्रांस और इटली चले गए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1924 ईस्वी में जयपुर कला विद्यालय में क्या नियुक्त होते हैं, ये शिक्षक नियुक्त होते हैं। तो आपका 11 से 23 हो गया शांति निकेतन प्राचार्य। 23 में विशेष अध्ययन हेतु कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली चले गए थे। और 24 में ये कहाँ आ गए हैं, 24 में ये जयपुर कला विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर 25 से लेकर 45 ईस्वी तक लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के
प्रथम भारतीय प्राचार्य रहे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे कि पूछा जा सकता है कि लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे। तो वो थे असित कुमार हल्दर थे। कौन थे? असित कुमार हल्दर थे। असित कुमार हल्दर, ठीक है। और क्या 1925 से लेकर 45 ईस्वी तक ये कहाँ थे? लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। 11 से 23 शांति निकेतन, 23 में कहाँ चले गए? विशेष अध्ययन के लिए चले गए। फिर 24 में जब कहाँ आते हैं? ये जयपुर कला विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। फिर 24 के बाद 25 से लेकर 45 तक ये लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के क्या हुए? कलाकार सदस्य नियुक्त हुए, ठीक। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। कब? 1959 ईस्वी में, ठीक। कहाँ पर? राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के क्या नियुक्त होते हैं? कलाकार सदस्य नियुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। असित कुमार हल्दर के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं? तो असित कुमार हल्दर के सर्वाधिक चित्र हैं इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक। तो असित कुमार हल्दर के सर्वाधिक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है। ये इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हल्दर ने प्रारंभ में भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हल्दर ने अपना कला का अध्ययन स्टार्ट किया उस टाइम क्या थे? ये भित्ति चित्रकार के रूप में इन्होंने क्या प्राप्त की थी? ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। हल्दर ने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की। यानी हल्दर ने क्या किया है? हल्दर ने पत्थर की, कांसे की और लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई थी। यानी उन्होंने उस प्रतिमाएं बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी? प्रतिमाएं बनाई थी। यानी हल्दर ने प्रारंभ में किसके रूप में? भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रविन्द्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हल्दर ने उनकी प्रतिमा बनाई, यानी उनकी हुबहू कॉपी की, ठीक है। यानी रविन्द्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हल्दर ने उनकी प्रतिमा बनाई। तो यहाँ पूछा जा सकता है हल्दर ने किसकी विश्व ख्याति से प्रभावित होकर उसकी प्रतिमा बनाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। हल्दर आधुनिक कलाकार थे। कैसे? आधुनिक कलाकार थे, ठीक है। इन्हें बंगाल शैली में चित्रण किया और तेल, टेम्परा, जल रंगों का प्रयोग किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कैसे? ये आधुनिक कलाकार थे, ठीक है। और ये किस शैली के कलाकार थे? बंगाल शैली के कलाकार थे। बंगाल शैली में इन्होंने चित्रण किया और किन पद्धति से किया? तेल, टेम्परा और जल रंगों के साथ किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। असित कुमार हल्दर की चित्रकला शैली क्या है? गीतात्मक शैली है। तो असित कुमार हल्दर की चित्रकला शैली गीतात्मक शैली है, ठीक। इनके चित्रों में काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असित कुमार की हल्दर की चित्रकला शैली क्या है? तो गीतात्मक शैली है, ठीक। और उनके चित्रों में किसका समन्वय पाया जाता है? काव्य और कला का समन्वय पाया जाता है, ठीक। हल्दर ने किस पर? हल्दर ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए, ठीक। किस पर? कॉस्मिक पेंटिंग पर। असित ने लकड़ी पर भी कार्य किया, यानी इन्होंने किस पर कार्य किया? लकड़ी पर भी कार्य किया। और इस शैली को क्या कहा जाता है? लेसिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हल्दर ने किस पर चित्र बनाया? तो कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाया। और असित ने किस माध्यम में कार्य किया? तो लकड़ी पर भी कार्य किया है। और इस शैली को ये क्या कहते थे? लेसिक कहते थे, ठीक है। चलिए, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख पुस्तकें आप जान लेंगे, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें हैं। असित कुमार हल्दर ने कितनी पुस्तकों की रचना की? लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है, ठीक। इसमें इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? इनकी प्रथम पुस्तक है ललित कला की धारा, ठीक है। और अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रूपदर्शिका है, दूसरी गौतम गाथा है, भारतीय चित्रकला, इंडियन कल्चर एट ए ग्लैंस, भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो असित कुमार हल्दर ने कितनी पुस्तकों की रचना की? 40 पुस्तकों की रचना की, ठीक। असित कुमार हल्दर की पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे और बताएंगे कि कौन सी है प्रथम पुस्तक। तो इनकी प्रथम पुस्तक है ललित कला की धारा, ठीक है। अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इनकी अन्य पुस्तकें रूपदर्शिका, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, इंडियन कल्चर एट ए ग्लैंस, ठीक है। इनकी एक पुस्तक कौन सी? इंडियन कल्चर एट ए ग्लैंस। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं
के बारे में बताया गया। किसमें? इस पुस्तक में, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस में। संगीत इंडिया एट ए ग्लांस ये अलग पुस्तक है, ठीक है, यानी ये दूसरी पुस्तक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें 30 ऐतिहासिक चित्र बनाए गए हैं जो किससे संबंधित? सैन्य सभ्यता से लेकर गांधी तक संबंधित हैं, ठीक। तो संगीत इंडिया एट ए ग्लांस, ठीक, इसमें क्या बताया गया? 30 ऐतिहासिक चित्र बने हैं और क्या किससे संबंधित है? सैन्य सभ्यता से लेकर गांधी तक संबंधित है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऋतु संहार और मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, किसने? असित कुमार हल्दर ने। तो ऋतु संहार और मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? असित कुमार हल्दर ने किया। ऋतु संहार का और मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? असित कुमार हल्दर ने किया, ठीक है। यह पूछ सकता है कि ऋतु संहार और मेघदूत का असित कुमार हल्दर ने किस भाषा में अनुवाद किया? तो आप बताएंगे बंगला भाषा में किया, ठीक है, बंगला भाषा में किया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्र जान लेते हैं अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में जान लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं, असित कुमार हल्दर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ध्रुव है, ठीक, जिसको कब? 1914 ईस्वी में मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या? हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, यानी संगीत की लौ है। हल्दर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? संथाल परिवार। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो असित कुमार हल्दर का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वो है ध्रुव है, ठीक। कहाँ पर प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ? तो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ पर? मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्या है? हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र, ठीक, तो वो कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की लौ, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ से आपसे पूछता है कि हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ठीक है। हल्दर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। हल्दर का प्रसिद्ध चित्र है संथाल परिवार, क्योंकि इन्होंने किससे? संथाल परिवार संबंधित चित्र बनाए, इसलिए इनका हल्दर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? संथाल परिवार, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है बुझी हुई लौ। कैसी लौ है? बुझी हुई लौ है। कहाँ पर है? चौराहे पर है, ठीक। संथालों का लोक नृत्य, ठीक। प्रारब्ध मेघकन्या, ठीक है। अशोक पुत्र कौन है? कुणाल है। राम और मृग, चंद्रमा और कमल, ताज व प्रकाश, झरने की आत्मा, ठीक है। जितने चित्र मैंने आपको लिखाए हैं आप उतने ही बस याद कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है बस वही चित्र मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप इतना अगर तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे असित कुमार हल्दर से वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो प्रमुख चित्र कौन सा है? बुझी हुई। प्रमुख चित्रों में आपका पहला है बुझी हुई लौ। कैसी लौ है? बुझी हुई लौ है। कहाँ पर है? चौराहे पर है, ठीक। संथाल का लोक नृत्य, प्रारब्ध मेघकन्या, अशोक पुत्र कुणाल किसका चित्र है? असित कुमार हल्दर का है। राम और मृग, ठीक है। चंद्रमा और कमल, ताज व प्रकाश, झरने की आत्मा, ठीक है। अकबर एक निर्माण कार्य, ठीक। अकबर क्या है? एक निर्माण कार्य है, ठीक। बंदी राजकुमारी, भिखारी स्त्री असीम जीवन, चैतन्य और डाकू, ठीक है। तो इनके कुछ और चित्र हो गए। कौन सा? झरने की आत्मा हो गई क्या? अकबर एक निर्माण कार्य, ठीक। अगला क्या है? बंदी राजकुमारी, भिखारी स्त्री असीम जीवन, चैतन्य और डाकू, ठीक है। अल्हड़ यौवन, कौन सा? अल्हड़ यौवन, ठीक। मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक। उमर खयाम एवं रामायण, कच देवयानी, जंगल की आत्मा, नववधुओं का नृत्य, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? अल्हड़ यौवन हो गया, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार, उमर खयाम एवं रामायण, कच देवयानी, जंगल की आत्मा, नववधु, ऋतुओं का नृत्य, ठीक है। तो जितने अभी मैंने आपको चित्र बनाए ये सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, हल्दर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इनसे एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।